नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का आप कह सकते हैं मॉक टेस्ट 4 है और यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिखे हुए हैं, तो भाषा का कोई भी समस्या नहीं क्रिएट होगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम, आपको बताना है, अरेंज करना है इन डैम्स को वेस्ट टू ईस्ट में। 3 डैम्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। सरदार सरोवर जो डैम है, सरदार सरोवर बांध, ये आपका गुजरात का है। इंदिरा सागर डैम या इंदिरा सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में है। और मैथन डैम जो आपका है ये आपका झारखंड में। तो इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट जब आप अरेंज करोगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। झेलम नदी की जो सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, वो किशनगंगा रिवर है। रावी नदी की सहायक नदी आपकी बूढ़िल नदी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बाकी चंबल रिवर की जो सहायक नदी है ये आपकी है काली सिंध, और महानदी की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी हसदो रिवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द हड़प्पन साइट सुतका गेंदूर इज लोकेटेड। सुतका गेंदूर जो है आपका कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान मकराना में दाश्क नदी के किनारे सुतका गेंदूर साइट मौजूद है, जो कि एक हड़प्पन साइट है। हड़प्पा स्थल है, आप कह सकते हैं सुतका गेंदूर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। कालिदास को मिलाया गया है कुमार संभवन से, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। भैरवी को मिलाया गया है किरीटार्जुनियम से, ये भी करेक्ट है। श्री हर्षा नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होगा माघा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे केवल पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 3 आश्रमास ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनाप्रास्थ, ये कहां पर मेंशन है? जो 3 आश्रम की बात की जाती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनाप्रास्थ, इनका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो इनका उल्लेख मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेन द कामेत माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ध्यान रखिएगा, कामेत पर्वत शिखर किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका गढ़वाल, आप कह सकते हो, मंडल में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में मौजूद है। बाकी अगले क्वेश्चन का पार्ट है, सासेरी कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आपका लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका कामेत माउंटेन पीक है ये गढ़वाल रीजन में है उत्तराखंड के, और जो आप कह सकते हैं सासेर कांगड़ी माउंटेन पीक है ये आपका लद्दाख में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो आप देखिए, जो छठा ऑप्शन लिखा हुआ है जम्पुई पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा, ये आपकी त्रिपुरा में है, नागालैंड में नहीं है, त्रिपुरा में है। ठीक है, तो जम्पुई हिल्स जो है ये त्रिपुरा में है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। जो पंचम मलाई पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में है, पारसनाथ पहाड़ियाँ आपकी झारखंड में है, और जयंतिया पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में है। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ आप कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट मेघालय में पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बीन बिल्ट। किस नदी पर श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, कृष्णा रिवर पे। ठीक है, और फिर लिखा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बीन बिल्ट, मतलब हीराकुंड जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर बनाया गया है, किस नदी पर? तो ये आपका महानदी पर बनाया गया है। तो जो श्रीशैलम है ये आपका कृष्णा हो जाएगा, और जो हीराकुंड है ये आपका महानदी पे हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द न्यू नेशनल हाईवे नंबर 48। NH48 के अंदर कौन सा स्टेट नहीं आता है? तो NH48 के अंदर ध्यान रखिएगा, एक तो आपका दिल्ली आता है, या NH48 आपका दिल्ली में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है और तमिलनाडु में है। ठीक है, इतने स्टेट्स में आपका NH48 फैला हुआ है।
फिर से बता देता हूँ, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। तो आप देखिए इस लिस्ट में कहीं पर भी केरला नहीं है, और टोटल नंबर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आप कह सकते हैं स्टेट्स में फैला हुआ है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर लाइन लोकेटेड बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। कौन सी सीमा रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करती है या उनके बीच में स्थित है? तो 38th पैरेलल लाइन, ध्यान रखिएगा, जो 38वीं समानांतर रेखा है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को सेपरेट करती है। उसके बाद कह रहा है कि मैन रहीम सीमा रेखा रूस और किस देश के बीच में स्थित है? तो मैन रहीम जो सीमा रेखा है ये आपकी रशिया और फिनलैंड के बीच में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, रिलेटेड टू द ऑफिसर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों के संबंध में आपको गलत वाक्य का चयन करना है या गलत मिलान का चयन करना है। तो आप देखिए जो लास्ट ऑप्शन लिखा है लक्षणाध्यक्ष, ये आप कह सकते हैं कि हेड ऑफ द मिंट होता था, ठीक है, हेड ऑफ द मिंट, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सिक्कों का विभाग था या रुपया पैसे का विभाग था उसका ये हेड होता था, ठीक है, जो आपका लक्षणाध्यक्ष था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट मैच्ड है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं, जैसे प्रशस्ति आप कह सकते हैं कारागार प्रमुख होता था या फिर हेड ऑफ द प्रिजन, सन्निदाता आपका राजकीय कोषाध्यक्ष होता था मतलब स्टेट ट्रेजरर, और जो प्रदेशिका आप कह सकते हैं एक जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हम आज डीएम के नाम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता या गुप्त साम्राज्य से संबंधित अधिकारियों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो महापक्ष पटलिका या फिर आप कह सकते हैं महापक्ष पटलिका ही यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, हेड ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट, लेखा विभाग के प्रमुख को महापक्ष पटलिका के नाम से जाना जाता था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस लिखे हुए इनकरेक्टली मैच्ड हैं, जैसे महाप्रतिहार आप कह सकते हैं कंट्रोलर ऑफ कैलवरी होता था, मतलब घुड़सवार सेना के नियंत्रक को महाप्रतिहार कहा जाता था। और वहीं अगर हम बात करें विनय स्थित संस्थापक, तो ये आप कह सकते हैं शिक्षा विभाग के प्रमुख को बुलाया जाता था या हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि महाष्पति नहीं होगा, यहां पर होगा महाप्रतिहार मेंटेनेंस ऑफ आप कह सकते हैं रॉयल पैलेस, ठीक है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बी और सी भी गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्टली यहां पर मैच्ड है। तो यही आपको याद करने की आवश्यकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है एज फार एज 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड इज कंसर्न्ड, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे, है ना, उनमें आपको यहाँ पर सही मिलान का चयन करना है। तो जो वर रुचि था, ध्यान रखिएगा, ये ग्रामरियन था, ध्यान रखिएगा ये ग्रामरियन था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी शंकु एक आर्किटेक्चर या वास्तुकला था, और वराहमिहिर आप कह सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर था या फिर ज्योतिषी था, और जो अमर सिंह है आप कह सकते हैं कि ये एक लेक्सिकोग्राफर था या फिर कोश रचनाकार था, ठीक है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, बाकी सारे ऑप्शन गलत तरीके से मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट ऑप्शन का है आपको दोबारा चयन करना है, एज फार एज सेंट्रल डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली सल्तनत इज कंसर्न्ड, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्रीय विभागों संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दीवाने रिसालत, ध्यान रखिएगा, अपीलीय विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ अपील को दीवाने रिसालत बुलाया जाता था, तो आप कह सकते हैं ये इसका मिलान होगा। उसके बाद है दीवाने कजा-ए मामलिक, दीवाने कजा-ए मामलिक बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या न्याय विभाग को ही दीवाने कजा-ए मामलिक के नाम से जाना जाता था, तो दूसरा हमारा करेक्ट है। बाकी दीवाने इंचा जो था, ध्यान रखिएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस को बुलाया जाता था या फिर पत्राचार विभाग को। तो इस हिसाब से केवल दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, एज फार एज ऑफिसर्स ऑफ मुगल एम्पायर प्रोविंस आर कंसर्न्ड, मतलब जो मुगल साम्राज्य के ऑफिसर्स थे उनसे रिलेटेड आपको करेक्ट वाक्य का चयन करना है। तो जो बक्सी था, ध्यान रखिएगा, इट इज ही वाज द इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। बक्सी कौन था? सैन्य विभाग के प्रभारी को बक्सी कहा जाता था। तो यहां से इसको आप मिला सकते हैं। सिप्पे सिलार हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता था, मतलब प्रमुख कार्यकारी आपका सिप्पे सिलार होता था। बाकी जो दीवान था, ध्यान रखिएगा, ही वाज द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे ऐसे मिला सकते हैं आप। और जो सद्र था, ही वाज द इंचार्ज ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, नेम द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य का आपको नाम बताना है, तो जो कि है गुजरात। और फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट कम अंडर द
टॉप 3 आर्केनेट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो 3 शीर्ष राज्य हैं सुपारी उत्पादन में, उनका नाम आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। सुपारी उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है कर्नाटक, उसके बाद है आपका केरल और उसके बाद है आपका आसाम। तो कर्नाटक, केरल, आसाम इस लिस्ट में आप देखिए कहीं पर भी आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, गलत विकल्प का चयन करना है। इंडिया रैंक 6 इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मीट, जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मीट, ये भी करेक्ट है। चाइना पहले नंबर पे है मीट प्रोडक्शन में, इंडिया छठे नंबर पे है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ब्राजील रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मीट, मतलब जो ब्राजील है वो मांस के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मांस के उत्पादन में पूरे विश्व में जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, चाइना पहले नंबर पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है और इंडिया छठे नंबर पे है। तो इस हिसाब से जो सी ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ देश लिखे हुए, दूसरी तरफ उनकी राजधानी लिखी हुई है। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है, आप मिला सकते हैं। ताइवान की कैपिटल ताइपे बिल्कुल करेक्टली मैच है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी रवांडा की कैपिटल है आपकी किगाली और माली की कैपिटल है बमाकू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डेनिपर रिवर डजंट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। डेनिपर रिवर जो कि आपको पता है यूरोप में बहती है, किस देश से होकर के नहीं बहती है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेनिपर रिवर कौन कौन से देश से होकर के बहती है। तो ध्यान रखिएगा, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन। रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, इन 3 देशों से डेनिपर रिवर होकर के बहती है। तो आप देखिए लिस्ट में कहीं पर भी लिथुआनिया शामिल नहीं है। बाकी अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि साल्विन रिवर डजंट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। साल्विन रिवर कहां से नहीं बहती है? तो साल्विन रिवर आपकी चाइना, म्यांमार और थाईलैंड से होकर के बहती है। चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड, तो हिसाब से वियतनाम आपकी लिस्ट में नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज द अराल सी इज सराउंडेड। अराल सी किन 2 देशों से घिरा हुआ है? तो उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, who had presided over the session of Indian National Congress when the Indian Council Act 1909 was passed। मतलब जब आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास किया गया था, या भारत परिषद अधिनियम 1909 पास किया गया था, तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। 1909 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का, तो ये सेशन आपका लाहौर में हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको ईयर पता होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर ये आपका पब्लिश हुआ था 1903 में। वंदे मातरम न्यूज़पेपर था आपका 1905 का, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर था आपका 1910 का, और कॉमरेड न्यूज़पेपर था आपका 1911 का। तो इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 लाइन से लगे हुए हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी हैड बीन साइन ड्यूरिंग द फर्स्ट मैसूर वॉर। फर्स्ट मैसूर वॉर के टाइम पर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई थी 1769 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो आप देखिए कि इस लिस्ट में कहीं पर भी ट्रीटी ऑफ मद्रास का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ एस्टिला चैपल, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो प्रथम कर्नाटिक युद्ध हुआ था ये आपका ट्रीटी ऑफ आपको ये भी बताना चाहिए कि कर्नाटिक वॉर किनके किनके बीच में हुआ था। तो ये इंग्लिश और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। मतलब भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी जो युद्ध लड़ रहे थे, तो टोटल 3 युद्ध लड़े थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर। और जो फाइनल जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ जजमेंट, वो था आपका बैटल ऑफ वांडीवॉस, जो कि थर्ड कर्नाटिक वॉर का ही एक पार्ट था। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था वो खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ एस्टिला चैपल से के माध्यम से, जो कि यूरोप में ट्रीटी हुई थी। सेकंड कर्नाटिक वॉर आपका खत्म हुआ था, या द्वितीय कर्नाटिक युद्ध जो खत्म हुआ था, वो आपका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के माध्यम से खत्म हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो यह सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपकी 65 में हुई थी, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आप कह सकते हैं कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसके बाद हुई थी, 1764 के बाद। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में। तो यहाँ पर सेकंड कर्नाटिक वॉर के टाइम पर जो ट्रीटी हुई थी या उसके खत्म होने पर वो थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और बाकी जो दोनों ऑप्शन है करेक्ट है, केवल आपसे गलत पूछा गया है तो केवल दूसरा गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका थर्ड कर्नाटिक वॉर था वो ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खत्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following battle was fought between रंजीत सिंह महिथिया एंड हैरी स्मिथ। हैरी स्मिथ और रंजीत सिंह महिथिया के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ बुद्देवाल 1846। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। यूनियन इंडिया कमेटी आपकी गठित हुई थी 1883 में। वेदांत कॉलेज का आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1825 में।
यंग बंगाल मूवमेंट हुआ था 1826 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। तो आप देखिए लाइन से आप अगर इसको लगाएंगे तो 2 3 4 1 ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। अभिनव भारत सोसाइटी, यहाँ पर लिखा है कि अभिनव भारत सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा बनाई गई थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हिंदू महासभा का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आप कह सकते हैं नारायण मल्हार जोशी या नारायण मल्हार जोशी के द्वारा बनाई गई थी। तो तीनों ही करेक्ट हैं। तो आप कह सकते हैं नन ऑफ द अबव इसका उत्तर हो जाए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर गलत नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर भी आपको गलत वाक्य का ही चयन करना है। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा लिखा हुआ है 1917, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। 1917 में आप कह सकते हैं अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था मॉन्टेग्यू का। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कि फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पटना, मतलब पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 में नहीं हुई थी, ये आपकी हुई थी 1916 में। ठीक है, तो बी वाला गलत मिल गया हमें, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सैडलर कमीशन का अपॉइंटमेंट 1917 में हुआ था, और बाल गंगाधर तिलक जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर लगाना है। तो आप देख सकते हैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, ये आपका था 1899 का। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट था आपका 1904 का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, और आप कह सकते हैं स्वामी श्रद्धानंद की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 1926 में। तो इस तरह से जब आप इसको क्रोनोलॉजी में लाएंगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन हैड अकबर एस्टेब्लिश दीन इलाही, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1582 में। और उसके बाद लिखा है कि अकबर ने इबादत खाना कब बनाया था? तो ये बना था आपका 1575 में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। बैटल ऑफ खानवा कह रहा है बाबर डिफीटेड राणा सांगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मिदनी राय को हराया था, और घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था। तीनों ही करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा था। फिर आपको बताना है कि सही का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके राजवंश लिखे हुए, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां लिखी हुई हैं। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, ध्यान रखिएगा, ये मान्यखेत में थी। ठीक है, उसके बाद कदम्बा डायनेस्टी की जो कैपिटल थी ये आपकी वनवासी में ही थी, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेन डायनेस्टी की जो कैपिटल थी ये आपकी लखनौती में थी, और परमार डायनेस्टी की कैपिटल आपकी धारा नगरी में थी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बी वाला केवल करेक्टली मैच है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का ही था, मतलब जो नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आपका 1891 ईस्वी में पारित किया गया था, और सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा था ये आपका लगा था 1829 में। तो ये वाला गलत है, एक और दो सही है, आपको इनकरेक्ट बताना था, तो केवल सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। अली मुस्लियार निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नेता था? तो अली मुस्लियार आपका मोपला रिविलियन का मेन लीडर था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओरिजिनेटर ऑफ फिरदौसी सूफी सेक्ट, फिरदौसी सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे आपके बदरुद्दीन। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन वाज हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट कम इनटू फोर्स, मतलब हिंदू महिला संपत्ति कानून कब लागू किया गया? तो हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी में पार्ट अगला क्वेश्चन है कि दिस लॉ वाज पास्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। तो 1937 में जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड ऑकलैंड। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन वाज द हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका फाउंडेड, मतलब हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1905 ईस्वी में की गई थी, और किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना ने की थी। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37। नेम द सेकंड लार्जेस्ट एस्बेस्टस प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एस्बेस्टस उत्पादक देश कौन सा है? तो एस्बेस्टस के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कजाकिस्तान है। और अगर इंडिया में बात करें जो टॉप 3 एस्बेस्टस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं तो वो आपके हो जाएंगे राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इस लिस्ट में नहीं है, तो आप देखिए उड़ीसा इस लिस्ट में कहीं पर भी शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38। नेम द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका रशिया है। और अगर आप फिर आप अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि विच कंट्री डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 कैडमियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कैडमियम के उत्पादन में जो शीर्ष 3 देश हैं पूरे विश्व में वो कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। तो एक है आपका चाइना नंबर 1 पे, चाइना के बाद है आपका कोरियन रिपब्लिक नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे आपका जापान। तो चाइना, कोरियन रिपब्लिक और जापान ये टॉप 3 कंट्रीज हैं कैडमियम के उत्पादन में पूरे विश्व में। तो इस हिसाब से देखिए इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। आपसे यही पूछा जा रहा था कि कौन सा कंट्री इस लिस्ट में नहीं आता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग
डिजर्ट इज नॉट अ सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय आप कह सकते हैं डिजर्ट इनमें से कौन सा नहीं है, या उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान इनमें से कौन सा नहीं है। तो कालाहारी, ऑस्ट्रेलियन और कराकुम, ठीक है, कालाहारी, सॉरी कराकुम नहीं, कालाहारी, ऑस्ट्रेलियन और सोनोरन। तो सोनोरन डिजर्ट आप देखिए नॉर्थ अमेरिका में है, कैलिफोर्निया के पास, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट और कालाहारी डिजर्ट आपका अफ्रीका में है। तो ये तीनों ही आपके उपोष्ण कटिबंधीय डिजर्ट है, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट है। बाकी जो कराकुम डिजर्ट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कोल्ड विंटर डिजर्ट है, मतलब शीतकालीन मरुस्थल है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ कोल माइन दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्टेट दिया गया है। तो आप कह सकते हैं जो धनबाद का कोयले की खाने हैं वो कहाँ पर है, किस राज्य में, तो आपकी है झारखंड में। उसके बाद है चिनाकुरी की जो कोयले की खाने हैं ये आपकी वेस्ट बंगाल में है। और झिलमिल की जो कोयले की खाने ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। हिमगिरी की कोयले की खाने आप कह सकते हैं उड़ीसा में ही है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, तो ये आपका नागपुर में है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च आपका नागपुर में है, तो लखनऊ नहीं होगा, पहला गलत हो गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, मतलब ये आपका है भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा, ये आपका भुवनेश्वर में है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना था। उसके बाद लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये आपका लखनऊ में है, तो नागपुर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लखनऊ होना चाहिए और यहाँ पर आप कह सकते हैं लखनऊ होना चाहिए और ऊपर नागपुर होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, गलत विकल्प का चयन करना है। पहला लिखा हुआ है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, तो ये आपका ध्यान रखिएगा उदयपुर में नहीं है, ये आपका बीकानेर में है, मतलब राजस्थान में ही बीकानेर में है, ठीक है। एरिड हॉर्टिकल्चर का अगर नेशनल रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो आपका बीकानेर राजस्थान में है। बाकी नेशनल रिसर्च फॉर द सेंटर ऑफ बनाना ये आपका तिरुचिपल्ली में ही है। तिरुचिपल्ली कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु में है। नेशनल सेंटर रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड, ऑर्चिड का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है ये आपका सिक्किम में है, सिक्किम गंगटोक में, ठीक है। तो बी आप कह सकते हैं यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, तो ए वाला हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ संगीत वाद्य यंत्र लिखे हुए, दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उनसे एसोसिएटेड, तो जो सहनाई है उससे एसोसिएटेड है आपके कृष्णराम चौधरी जी। उसके बाद है आपका संतूर, संतूर से संबंधित है आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। सरोज से संबंधित है आपके आप कह सकते हैं बुद्ध देवदास गुप्ता, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी फ्लूट जो बांसुरी होती है उससे संबंधित है आपके हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ आपके शास्त्रीय नृत्य लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य लिखा हुआ है, तो कथकली केरल की है, मोहिनीअट्टम भी केरल की है, तमिलनाडु गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश की और सतरैया आसाम की है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मोहिनीअट्टम आपकी तमिलनाडु की नहीं है, कहाँ की है, केरल की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये आपका भोपाल में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इज्जत नगर बरेली, ध्यान रखिएगा इज्जत नगर बरेली। उसके बाद है आपका विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, ये आपका अल्मोड़ा में है। तो तीनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला है अबेंडेंस ऑफ विच इज फाउंड इन द लेटराइट सॉइल, तो मतलब आप कह सकते हैं आयरन और एल्यूमिनियम ये लेटराइट मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज बीन सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली एग्रीकल्चर, तो 2014 को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48। करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो रेड कलर इन अनियन ये आपका आप कह सकते हैं करक्यूमिन के कारण नहीं होता, ये एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंथोसाइनिन लिखा हुआ है। और येलो कलर इन टर्मरिक मतलब हल्दी का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये आपका करक्यूमिन के कारण होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, मतलब जो प्याज होता है उसमें लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑरेंज कलर इन कैरेट मतलब गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो कैरोटीन के कारण ही होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49। सदर्न मोस्ट बोर्ड अमंग दी फॉलोइंग, अब आपको इनकी लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, मतलब किस किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो जो कॉफी बोर्ड है ध्यान रखिएगा ये आपका कर्नाटक में है, मतलब बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में आपका कॉफी बोर्ड है। रबड़ बोर्ड आपका है केरला में, तो ये भी आप कह सकते हैं कोट्टायम केरला में।
कोट्टायम केरला में आपका रबर बोर्ड है, बेंगलुरु कर्नाटक में आपका कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड आपका कलकत्ता में है वेस्ट बंगाल में, और टोबैको बोर्ड आपका आंध्र प्रदेश में है गुंटूर में। तो इस हिसाब से सबसे अगर सदर्न मोस्ट देखिए तो आपका अगर जो केरल वाला है कोट्टायम में रबर बोर्ड, ये आपका सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो लिखा हुआ है कि ग्राम, और ग्राम में लिखा हुआ है ब्लास्ट डिजीज। तो जो ब्लास्ट रोग होता है, ध्यान रखिएगा, ये चने में नहीं होता है, ये आपका चावल में होता है। ठीक है, तो यही हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर राइस होना चाहिए था। उसके बाद जो जो गेहूं में आपका येलो रस्ट डिजीज होता है, ठीक है, रतुआ रोग जिसे कहा जाता है। गन्ने में आपका लाल विगलन रोग होता है, रेड रॉट डिजीज। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। द रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बार्ले शुड बी। तो बार्ले या फिर आप कह सकते हैं कि जौ की फसल के लिए जो आवश्यक वर्षा होती है वो 60 सेंटीमीटर की होती है, ध्यान रखिएगा। और ज्वार की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो आपकी दोमट मिट्टी होती है, मतलब लोमी सॉइल। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, गलत विकल्प का। रेनबो रिवोल्यूशन किसके लिए था, तो ओवरऑल रिवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि संबंधी जो समग्र क्रांति थी, ये आपका रेनबो रिवोल्यूशन में थी। बाकी जो गोल्डन रिवोल्यूशन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है नदियों को जोड़ने की योजना, तो ये गलत है। गोल्डन रिवोल्यूशन आपका फ्रूट प्रोडक्शन के लिए था, मतलब फलों के उत्पादन के लिए। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो ब्लैक रिवोल्यूशन था, इट इज फॉर द सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ मिनरल ऑयल, मतलब खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आपका ब्लैक रिवोल्यूशन था। तो बी इनकरेक्ट है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। कुरुआ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित खेती का एक स्थानीय नाम है, मतलब कुरुआ जो कि एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक प्रैक्टिस है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये आपका झारखंड में जो कुरुआ होता है, ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो झूम खेती है। उसके बाद दीपा जो है, इट इज द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो दीपा आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। और कुरुआ आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि है कहाँ की, तो वो है झारखंड की। और ध्यान रखिएगा, ये जो दीपा है ये छत्तीसगढ़ में भी बस्तर जिले में होता है। ठीक है, बस्तर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है, रिलेटेड टू द वीड कंट्रोल, मतलब खरपतवार नियंत्रण से संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो शुगर केन में लिखा हुआ है आपका ब्यूटाक्लोर, जो कि गलत है। ब्यूटाक्लोर आपका वीड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है पैडी में, धान में। तो इनकरेक्ट का ही चयन करना था, तो ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर कॉटन की बात करें, कपास की, तो इसमें आपका डायूरॉन का यूज किया जाता है। सोयाबीन में आपका फ्लूक्लोरिन का यूज किया जाता है। तो बाकी दोनों करेक्टली मैच्ड है, ए वाला हमारा इनकरेक्ट है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डिजीज ऑफ द एनिमल इज नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, मतलब जानवरों या पशुओं का जो प्रमुख रोग लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो जो एंथ्रेक्स है या गिल्टी रोग है, ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया के कारण ही होता है। जो लंगड़ा बुखार है या फिर ब्लैक वाटर, ये भी आपका आप कह सकते हैं बैक्टीरिया के कारण होता है। थनैला रोग या फिर मेस्टेसिस, ये भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी जो ब्लू टंग डिजीज है ना, नील जिह्वा रोग, ये आपका वायरस के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया कारण नहीं होता, यही हमसे पूछा गया था, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, एंड इट इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, यूज के आधार पर या उपयोग के आधार पर सब्जियों के वर्गीकरण संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा, रूट में लिखा हुआ है काउपी, मतलब लोबिया जड़ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, लोबिया क्या होता है, ये आपका बीज होता है। ठीक है, तो काउप ये आपका क्या हो जाएगा, सीड। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो अदरक होता है वो तना होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो टर्निप है, शलजम, ध्यान रखिएगा, शलजम आपका क्या होता है, रूट होता है, जड़ होता है। और यहाँ पर लेडी फिंगर लिखा हुआ है, मतलब भिंडी, भिंडी आपका फल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57। इनकरेक्ट ऑप्शन का गलत विकल्प का आपको चयन करना है, विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली या फिर आप कह सकते हैं वर्गीकरण के आधार पर आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो एमएलडीसी ये आपका लहसुन में लिखा हुआ है, गार्लिक में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है क्रूसीफेरी, ये आपका पत्ता गोभी होता है, इस फैमिली का। क्रूसीफेरी फैमिली का होता है जो कैबेज होता है। बाकी कुकुरबिटेसी, ये आपका आप कह सकते हैं सीताफल का फैमिली है, या सुगर एप्पल का जो फैमिली है वो आपका कुकुरबिटेसी है। और सोलोनेसी जो है ये आपका ब्रोकोली लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो सोलोनेसी फैमिली का होता है वो आपका चिली होता है, मतलब मिर्च। चिली या मिर्च आपका सोलोनेसी फैमिली से संबंधित है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मार्स स्पॉट रोग
किस फल का रोग है, तो ध्यान रखिएगा जो मार्स स्पॉट रोग है ये आपका पी का है या मटर का है, ठीक है। और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि मार्स स्पॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज नॉट द वैरायटी ऑफ अनियन, मतलब इनमें से कौन सा प्याज की किस्म नहीं है, तो देखिए पूसा लाल, पूसा रत्ना और अर्का प्रगति, ये तीनों ही आपकी प्याज की किस्में हैं। जो पूसा मेघदूत है, ध्यान रखिएगा, पूसा मेघदूत आपकी बॉटल गार्ड की या फिर लौकी की वैरायटी है, ठीक है। बॉटल गार्ड कहा जाता है ना इंग्लिश में, तो पूसा मेघदूत आपकी बॉटल गार्ड या लौकी की वैरायटी है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, इनकरेक्ट विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ कमिटीज के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ लिखा है कि वो किससे एसोसिएटेड है, तो वाईवी रेड्डी समिति जो थी आपकी आयकर छूट का आकलन करने के लिए बनाई गई थी, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट लिखा हुआ है। मालेगाम कमेटी लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पब्लिक वेलफेयर या फिर बेरोजगारी और लोक कल्याण के लिए मालेगाम कमेटी नहीं थी, यहां पर आपकी भगवती कमेटी थी, तो बी वाला इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो धारिया कमेटी थी आपकी पीडीएस सिस्टम या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो आप देखिए विटामिन ए जो है, ध्यान रखिएगा ये आपका फैट सॉल्युबल है, मतलब ए डी ई के ये चारों ही आपके फैट सॉल्युबल हैं। बाकी आप कह सकते हैं विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स ये सारे ही आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9, ठीक है। और ये सारे ही आपके वाटर सॉल्युबल हैं, और यहाँ पर फैट सॉल्युबल जो फैट में या वसा में घुलनशील विटामिन है वो आपके ADE के होते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62, पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, मतलब पेलाग्रा डिजीज जो होती है किसकी कमी के कारण होती है, किस विटामिन की, तो आप कह सकते हैं विटामिन B3, और विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका है नियासिन, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। टेलीस्कोप की खोज, ध्यान रखिएगा, हेंस लिप्रेसी ने की थी, ठीक है। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, हेंस लिप्रेसी ने। बैक्टीरिया की खोज आप कह सकते हैं एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने की थी, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और जो क्लोरीन की खोज थी ये आप कह सकते हैं कार्ल विल्हेम शीले ने की थी, ठीक है। तो बाकी दोनों इनवर्सली लिखे हुए हैं, बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग सिलिका विद सीरियम ऑक्साइड, सिलिका को सीरियम ऑक्साइड के साथ मिला करके कौन सी ग्लास बनाई जाती है, कौन से कांच का निर्माण किया जाता है, तो आप कह सकते हैं लेड क्रिस्टल ग्लास, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कंपोजिशन ऑफ द अलॉय बेल मेटल, बेल मेटल का जो कंपोजिशन है या बेल मेटल जो एक मिश्र धातु है वो किसको किसको मिलाकर के बनती है, तो ध्यान रखिएगा कॉपर और टिन को मिलाकर के। कॉपर आपका 77% होता है और टिन आपका 27% होता है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ धातु लिखी हुई है, दूसरी तरफ उनके अयस्क का नाम लिखा हुआ है, तो जो मैग्नीज है उसका अयस्क है पाइरोलोसाइट, आयरन का अयस्क है आप कह सकते हैं लिमोनाइट, जिंक का अयस्क हो जाएगा आपका कैलामाइन, और एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा कोरेंडम। तो इस हिसाब से देखिए जो सी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, सामान्य नाम लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ आपका केमिकल नेम लिखा हुआ है, तो ग्रीन विट्रियोल, जो ग्रीन विट्रियोल होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, वो आपका फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कैलोमेल लिखा हुआ है, कैलोमेल आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट मैच है, यही उसका इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। बाकी जो कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा का जो आप कह सकते हैं साइंटिफिक नेम है, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर ध्यान रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बाकी जो ब्लू विट्रोल है ये आपका होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ग्रीन विट्रोल होता है आपका फेरस सल्फेट और ब्लू विट्रोल होता है कॉपर सल्फेट। कास्टिक सोडा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला आप कह सकते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बता दिया है, आप कह सकते हैं जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 68, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, गलत विकल्प का। टाइफाइड लिखा हुआ है वायरस की कमी के, मतलब वायरस के कारण होता है, तो बिल्कुल ये गलत है। जो टाइफाइड होता है ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, जीवाणु के कारण होने वाला ये रोग है। बाकी हेपेटाइटिस ए, मिसल्स और स्मॉल पॉक्स ये तीनों ही आपके वायरस से होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69, इनकरेक्ट विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। सोडियम
तो लिखा हुआ है नीडेड फॉर द प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस, मतलब उचित द्रव्य संतुलन के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पोटेशियम की आवश्यकता लिखी हुई तंत्रिका संचरण के लिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कैडमियम की आवश्यकता होती है ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी जो मैग्नीशियम है, ध्यान रखिएगा, इसकी आवश्यकता होती है, मतलब मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं होती है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने के लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, इनकरेक्ट विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है, मतलब कि गलत विकल्प का चयन करना है। बून कन्वेंशन आपका 1979 में ही हुआ था। वीना कन्वेंशन आपका 1985 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, ये आपका 1987 में हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। बाकी जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये आपका 1997 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 71, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अब आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जो बानरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, ये आपका है कर्नाटक में। इंद्रावती नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में एक और नेशनल पार्क है अचानकमर नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस हिसाब से आप नॉर्थ टू साउथ जब लगाएंगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, इनकरेक्ट ऑप्शन का, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। असम में आपका औरंग टाइगर रिजर्व है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में आपका कामलंग टाइगर रिजर्व है, मतलब कामलंग बाघ अभ्यारण्य, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। मिजोरम में आपका डंपा बाघ अभ्यारण्य है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका इनकरेक्ट विकल्प का आपको चयन करना है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है, ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लैंगिक असमानता सूचकांक या जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही जारी किया जाता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया था, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, मतलब इनमें से किस आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क यूएसए में आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर मौजूद है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे हेडक्वार्टर जो है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि दीपक पारिक कमेटी जो थी आपकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दी आरआरबीज के लिए थी, मतलब रूरल जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए दीपक पारिक कमेटी नहीं थी। ध्यान रखिएगा कि कौन सी कमेटी थी, भंडारी कमेटी। तो इनकरेक्ट का ही चयन करना था, पहला ही गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। जो आपकी दामोदरन समिति थी, बैंकों में ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए लाई गई थी। नरसिम्हन कमेटी आपकी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए थी। और रतन पी वाटाल जो कमेटी थी, आपकी डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए थी। ठीक है, मतलब डिजिटल पेमेंट जो होता है उसके लिए थी आपकी रतन पी वाटाल कमेटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है सही विकल्प का। नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम, ये आपकी 2007 की थी। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये आपकी 1993 की थी। मिड डे मील स्कीम आपकी 1995 की थी। तो सारे ही करेक्ट हैं, तो कोई भी आप कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन स्टार्टेड ड्यूरिंग 5th 5-year प्लान। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये आपका 5वें जो आपका 5th 5-year प्लान था उसका था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये भी आपका 5th 5-year प्लान का था। इंदिरा हाउसिंग स्कीम, ध्यान रखिएगा, ये आपका 7th 5-year प्लान का था। ठीक है, जो 7वां आप कह सकते हैं 5-year प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी 7वीं वाली, उससे संबंधित है आपका इंदिरा हाउसिंग स्कीम। अंत्योदय जो प्रोग्राम था, ये भी आपका 5th 5-year प्लान का ही था। तो इस हिसाब से देखिए कौन सा 5वें 5-year प्लान का नहीं था, तो आपका था इंदिरा हाउसिंग स्कीम। अगला क्वेश्चन नंबर 78, इनकरेक्ट विकल्प का, ये गलत विकल्प का आपको चयन करना है। रीजनल रूरल बैंक एक्ट, आरआरबी एक्ट जो था, ये आपका 1976 का ही था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो था, ये आपका 1981 का था, 1981 का था। तो यही वाला गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो फीमा एक्ट था आपका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आपका 1999 का ही था, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, करेक्ट विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, सही विकल्प का। उत्तराखंड में आपकी जौनसरी ट्राइब है, जौनसरी जनजाति, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
बाकी मिजोरम में लिखा हुआ है सहरिया ट्राइब, तो सहरिया ट्राइब ध्यान रखिएगा ये आपकी राजस्थान की है। उसके बाद उड़ीसा में कुकी ट्राइब लिखा हुआ है, तो कुकी ट्राइब आपकी मिजोरम की है। और उसके बाद लिखा हुआ है राजस्थान में ओराउन ट्राइब, तो ओराउन ट्राइब ध्यान रखिएगा ये आपकी उड़ीसा की है। ठीक है, तो इस तरह से सारे ऑप्शन गलत मैच हैं, तो ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, सही विकल्प का आपको चयन करना है। कैफीन कहां से निकाला जाता है, तो फ्रॉम कॉफी बीन्स, कॉफी के बीजों से। ठीक है, उसके बाद है कॉर्क, कॉर्क आपका प्राप्त किया जाता है, आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द बार्क ऑफ ओक ट्री, मतलब ओक की वृक्ष का जो छाल होता है उससे आपका कॉर्क निकाला जाता है। निकोटीन प्राप्त किया जाता है, आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द लीव्स ऑफ टोबैको, मतलब तंबाकू की पत्तियों से। और कुनाइन जो निकाला जाता है ये सिनकोना की छाल से, या फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ जिला लिखा हुआ है, दूसरी तरफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखी हुई है। ठीक है, मतलब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लिखा हुआ है। तो टेहरी गढ़वाल में आपका धनसाली है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पौड़ी गढ़वाल में आपका कोटद्वार है। उधम सिंह नगर में डीडी हाट लिखा हुआ है जो कि गलत है। डीडी हाट आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़। ठीक है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अल्मोड़ा में आपका रानीखेत है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, कुमायूं डिवीजन कब स्टेब्लिश किया गया था, तो कुमायूं डिवीजन आपका 1854 में आया था। उसके बाद लिखा हुआ है गढ़वाल डिवीजन, ये आपका 1969 में आया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, तो इसमें आप देखिए बागेश्वर जो है इसका एरिया है आपका 2246, उधम सिंह नगर का एरिया है 2542, चामोली का एरिया है 2030 और उत्तर काशी का है 8016। तो इस हिसाब से देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट है इन चारों में वो आपका है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये जो एरिया थे आपके वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ द देयर नंबर ऑफ तहसील, मतलब तहसील की संख्या के आधार पर जो जिले हैं उनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो रुद्रप्रयाग में टोटल 4 तहसील है, उधम सिंह नगर में आप कह सकते हैं 8 तहसील है, चंपावत में 5 है और नैनीताल में 9 तहसील है। तो आप देखिए हिसाब से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, वेन वॉज द नेम ऑफ स्टेट ऑफ उत्तरांचल चेंज टू उत्तराखंड, तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था, 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। और स्टेट ऑफ उत्तराखंड कब बना था, तो 9 नवंबर 2000 को। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो ढोल जो है ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य का एक राजकीय वाद्य यंत्र है ढोल। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय खेल का नाम बताइए, तो वो आपका फुटबॉल है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, द 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मतलब 2 आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स रिजर्व हैं एसटी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो उनका आपको नाम दिया गया है चक्राता और नानक माता। अब ये कहाँ किन डिस्ट्रिक्ट से या किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो जो चक्राता है ध्यान रखिएगा ये देहरादून का है और नानक माता डिस्ट्रिक्ट आपका उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, इनकरेक्ट या गलत विकल्प का आपको चयन करना है। फर्स्ट राय बहादुर ऑफ गढ़वाल, तो ये ठाकुर लाल सिंह थे जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट राय साहब ऑफ द गढ़वाल ये आपके पंडित हरि शरण रतूरी थे। और फर्स्ट सरदार बहादुर ऑफ द गढ़वाल आप कह सकते हैं कि ये नारायण सिंह नेगी थे। तो तीनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। क्योंकि सारे ही करेक्ट हैं तो आपको इनकरेक्ट पूछा गया, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, संस्कृत लैंग्वेज को उत्तराखंड स्टेट का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत को उत्तराखंड राज्य का जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब द्वितीय राज्य की भाषा है, उसको 2010 में घोषित की गई थी। उसके बाद लिखा हुआ है कि नेम द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मतलब सबसे दक्षिण में मौजूद जिले का नाम बताइए उत्तराखंड राज्य के, तो आपका उधम सिंह नगर है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90, 5 हिमालयन डिविजन्स हैव बीन मेंशन्ड इन द स्कंद पुराण, मतलब स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सा खंड वर्तमान कुमायूं क्षेत्र को दर्शाता है और कौन सा वर्तमान गढ़वाल खंड को या गढ़वाल क्षेत्र को दर्शाता है। तो देखिए जो कुमायूं था ध्यान रखिएगा वो आपका था मानस खंड जो था वो आपका कुमायूं रीजन के लिए था, और जो आप कह सकते हैं केदार खंड था वो गढ़वाल रीजन के लिए था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, रॉक पेंटिंग्स ऑफ वेपन्स एंड एनिमल्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम किमानी विलेज, तो किमानी विलेज से कुछ आप कह सकते हैं हथियार और पशुओं के शैल चित्र प्राप्त किए गए हैं। किमानी गांव किस जिले में स्थित है, तो ये आपका चामोली जिले में मौजूद है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ
कालसी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज लोकेटेड, मतलब अशोका का जो कालसी शिलालेख है वो कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में देहरादून जिले में कालसी शिलालेख मौजूद है अशोका का। और फिर पूछा जा रहा है कि जो कालसी शिलालेख था अशोका का वो किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका पाली भाषा में लिखा गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। चाइनीज ट्रेवलर हुएन संग हैड कॉल्ड द इंटायर रीजन ऑफ कुमायूं एंड गढ़वाल एज व्हाट? मतलब चाइनीज ट्रेवलर हुएन संग ने कुमायूं और गढ़वाल को एक साथ क्या बोला था? तो वो बोला था उसने ब्रह्मपुर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94। द लैंग्वेज ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ किरात ट्राइब वाज, मतलब किरात जो जनजाति थी उनकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा आप कह सकते हैं मुंडा थी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म वाज स्प्रेड इन द कुमायूं रीजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, मतलब जो कुमायूं रीजन है वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय में हुआ था? तो ये आप कह सकते हैं खास जनजाति के समय में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गंगोली हाट? गंगोली हाट का फाउंडर किसे कहा जाता है? तो वो आपका था सुजान देव। उसके बाद लिखा है कि कत्यूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सॉरी, कत्यूरी डायनेस्टी का कैपिटल कहां पर था? तो ये आपका था इस वक्त में जोशीमठ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96। फॉलोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इन शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो प्रद्युमन शाह का जो शासनकाल था ये आपका 1779 से लेकर के 1786 तक था। उसके बाद मोहन चंद का जो शासनकाल था वो आपका 1786 से लेकर के 1788 तक था। और जो महेंद्र चंद थे इनका था 1788 से लेकर के 1790 तक। तो तीनों लाइन से हैं, 1 2 3 आपका उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97। गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। लिखा हुआ है बैटल ऑफ डांडा, तो गणनाथ डांडा का युद्ध लिखा हुआ है 1815, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सुगौली की संधि आपके 1815 में हुई थी। और ट्रिटी ऑफ आप कह सकते हैं मलाउगढ़ की संधि भी 1815 में हुई थी। कोई भी गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन नंबर 98। गलत विकल्प का ही आपको चयन करना है। एक तरफ नदी दी गई है, दूसरी तरफ उनके बैंक पे बसा हुआ शहर दिया गया, मतलब नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो धौली गंगा नदी लिखा हुआ है धारचूला। तो ध्यान रखिएगा जो धारचूला शहर है, धारचूला सिटी है, ये आपकी काली नदी के किनारे है, ना कि धौली गंगा के। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर होना चाहिए था काली रिवर। ए ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए हैं। जो आपका पूर्वी रामगंगा नदी है उसके तट पर आप कह सकते हैं रामेश्वर है, और मंदाकिनी नदी के तट पर आपका कालीमठ है, और गोरी गंगा नदी के तट पर शेरा घाट है। तो बाकी सारे आपके करेक्टली मैच हैं। पहला वाला इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है देहरादून। देहरादून में आपका हथियारी जल विद्युत परियोजना है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। चंपावत में लिखा हुआ है आपका गोहना जल विद्युत परियोजना। तो गोहना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये आपका ध्यान रखिएगा चामोली में है, ना कि चंपावत में। ठीक है, तो ये होगा चामोली। उसके बाद है आपका सी ऑप्शन लिखा है कि पिथौरागढ़ में आपका क्या है, कीरमोली जल विद्युत परियोजना, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो सी ऑप्शन लिखा हुआ है महारुद्रेश्वर मंदिर नागर शैली, जो कि गलत है। महारुद्रेश्वर मंदिर जो है ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका मुगल शैली में है। ठीक है, मुगल शैली में है, मुगल स्टाइल में है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो बैजनाथ मंदिर है नागर शैली में है, यमुनोत्री आपका कत्यूरी शैली में है, और महासू मठ मंदिर जो है आपका नागर शैली में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। इनकरेक्ट विकल्प का या गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। कोटेश्वर गुफा आपका रुद्रप्रयाग में ही है, पांडु खोली गुफा आपका अल्मोड़ा में है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा आपका चंपावत में है, और लाखा मंडल गुफा लिखा हुआ है पिथौरागढ़, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा लाखा मंडल जो केव है ये आपका कहां पर है, देहरादून में। ठीक है, लाखा मंडल केव या लाखा मंडल गुफा आपका देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 102। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। थारू ट्राइब ध्यान रखिएगा कौन सा फेस्टिवल मनाती है, तो बजहर फेस्टिवल। ठीक है, तो थारू ट्राइब आपका बजहर फेस्टिवल हो जाएगा। भूटिया ट्राइब जो वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, लोसार महोत्सव मनाते हैं ये लोग, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जौनसरी जो जनजाति है ये आपकी नुनाई त्योहार मनाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। बाकी थारू में हो जाएगा बजहर और जौनसरी में नुनाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट ऑफ द यूनियन लिस्ट, मतलब इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो कंटोनमेंट एरिया एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सच एरिया, मतलब छावनी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, और राजनयिक परिषदीय व्यापार प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय जलमार्ग पर पोत परिवहन और परिवहन, ये सारी ही चीजें आपकी यूनियन लिस्ट की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में नहीं आता है? तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ध्यान रखिएगा ये यूनियन लिस्ट का है।
मतलब जो कॉर्पोरेशन कर है, निगम कर है, ये आपका संघ सूची का है, ना कि राज्य सूची का। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी पुलिस, फिशरीज, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारे ही आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं, राज्य सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। आर्टिकल 164 लिखा हुआ है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के लिए महाधिवक्ता, ये आपका अनुच्छेद 165 है, ध्यान रखिएगा 165। तो पहला इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हैं। 169 में लिखा हुआ है एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, मतलब राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन, ये आपका आर्टिकल 169 या अनुच्छेद 169 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 171 जो है, ध्यान रखिएगा, ये विधान परिषदों की संरचना की व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा भी था कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल मतलब महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है आर्टिकल 148, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो परामर्श करते हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, तो वो आपके आर्टिकल 143 में लिखी हुई है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के नाम से भी जानते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, आर्टिकल 143। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। द एक्ट हैड फैसिलिटेटेड इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑटोनोमस स्टेट मेघालय, मतलब मेघालय का जो सृजन हुआ था वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था, तो 22वें अमेंडमेंट एक्ट 1969 के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उपाधियों का उन्मूलन का बात किया गया है आर्टिकल 18 में। उसके बाद आर्टिकल 26 लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 से लेकर के 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक के सारे ही आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन या धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो आर्टिकल 26 क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 26। बाकी अनुच्छेद जो 29 है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है। और अगर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 29 के माध्यम से। तो ये दोनों इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाता है, और वहीं अगर अनुच्छेद 30 की हम बात करें तो अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए आप कह सकते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, दे हैव द राइट टू मैनेज देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो यहां पर आप देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आपका इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है, जो कि आपका आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है इसी में अगला है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिख रहा है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि आपके रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड से क्या लिया गया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस हिसाब से देखिए कि पहला और तीसरा अल्टरनेट लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा हुआ है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110 मतलब 110। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन लैंग्वेजेस को आठवीं अनुसूची में संविधान के किस अमेंडमेंट के द्वारा मिलाया गया था, तो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, मतलब 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मैनपुरी और आप कह सकते हैं या फिर मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में मिलाया गया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है। और लास्ट जो 4 भाषाएं थी जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी, और टोटल जो भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में वो 22 हो गई हैं। तो आखिरी की जो 4 हैं वो है आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किस किस अमेंडमेंट के द्वारा शामिल की गई हैं 8वीं अनुसूची में, या कि अगर कोई एक अमेंडमेंट है तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको चयन करना है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि पार्ट 18 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा जो संविधान का संशोधन है ये भाग 20 में है। ठीक है, पार्ट 20 में है। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो अनुच्छेद 368 में है। तो इस हिसाब से पहला ही हमारा इनकरेक्ट है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आपके जो इलेक्शन हैं आपके भाग 15 में है, भाग 9 में आपके पंचायत है और भाग 8 में आपके यूनियन टेरिटरीज है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। रिलेटेड टू द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा की जो समितियां हैं उनसे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो संघीय संविधान समिति थी ये आपकी जवाहरलाल नेहरू की थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है।
रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी आपकी के.एम. मुंशी की थी। तीनों ही सेक्शन आपके सही लिखे हुए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट कम अंडर द महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आपका किन किन देशों के मध्य बनाया गया है? तो सबसे पहले जो महादई आप कह सकते हैं जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया है, ये आपका 2010 में बनाया गया था। और किन राज्यों के लिए बनाया गया था? तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग स्टेट हैड बीन गिवन अंडर आर्टिकल 371B। तो पहले भी कई बार बता चुके हैं हम कि आर्टिकल 371B में आपका असम के लिए स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115, which of the following sector industry area the lowest growth had been recorded in value addition during the financial year 2019-20। मतलब आप कह सकते हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान किस क्षेत्र में मूल्य संवर्धन में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है? तो आप कह सकते हैं कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 0.03% के साथ सबसे कम वृद्धि के ऊपर है। बाकी जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज है, मतलब विनिर्माण क्षेत्र में सबसे कम आप कह सकते हैं वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में आपका 4% का ग्रोथ आप दिखा है। अगर आप बात करें उत्खनन क्षेत्र की तो इसमें 3.1% का ग्रोथ हुआ है। और अगर निर्माण क्षेत्र की बात करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो यहाँ 1.3% का ग्रोथ आप कह सकते हैं मार्क किया गया है। बाकी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, विनिर्माण क्षेत्र की, तो यहाँ पर 0.03% का ग्रोथ देखा गया है। तो इस हिसाब से देखिए जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे लोएस्ट ग्रोथ इसी में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका फ्रेंड्स कि किसान क्रेडिट कार्ड में आप कह सकते हैं कि टोटल कितने कैसे क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं नीडी फार्मर्स के लिए? तो अप्रॉक्स संख्या आपकी है 6,05,070। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117, अबाउट हाउ मेनी लैक्स टन ऑफ शुगर हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। तो आप कह सकते हैं 148 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है जनवरी 2020-21 तक। तो 117 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118, एवरेज डेली मिल्क प्रोडक्शन एज ऑन दिसंबर 2020। तो एवरेज डेली मिल्क प्रोडक्शन हुआ है आपका 1,62,390। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो फिगर्स हैं ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये बहुत आप कह लीजिए स्पेक्टिकुलर फिगर्स हैं और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। ठीक है, तो इसको इन चीजों को आप याद करते हुए चलना कि अगर एवरेज डेली मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1,62,390 आप कह सकते हैं किलोग्राम पर डे इतना उत्पादन किया गया है एवरेज डेली मिल्क का। अगर हम बात करें इससे पहले हम लोगों ने बात की कि कितने शुगर कितना प्रोड्यूस किया गया है, तो 148। ठीक है, ये आपको 2 नंबर याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 अरोमा पार्क अभी डेवलप किया जा रहा है। अरोमा पार्क पॉलिसी के तहत वहां पर 41 एकड़ लैंड का यूज किया गया है और आप कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसका 41 एकड़ लैंड यूज करके अरोमा पार्क पॉलिसी के तहत एक अरोमा पार्क बनाया जा रहा है। तो वो कहां पर बनाया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, काशीपुर में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120, किस जिले के नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु सौंग पेयजल परियोजना का निर्माण किया गया है या निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो सौंग पेयजल परियोजना ये आपकी देहरादून से रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121, हाउ मेनी सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था और आप कह सकते हैं कि 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है और एक चीज और याद रखिएगा कि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसी के आधार पर हमारा प्रियम्बल बनाया गया है, भारत की प्रस्तावना बनाई गई है, भारत के संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, व्हेन वाज द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 2013 में। और पूछ रहा है कि
इनमें से कौन सा गुवाहाटी हाईकोर्ट के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में नहीं आता है, कौन सा स्टेट नहीं आता है? तो जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है इसका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है या फिर प्रादेशिक जो क्षेत्राधिकार है उसमें कितने स्टेट्स हैं? तो एक आपका आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये टोटल 4 राज्य हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि बी मणिपुर इस लिस्ट में नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। आर्टिकल 83 लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदनों की अवधि, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आर्टिकल 84 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यता के लिए योग्यता, मतलब क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है। आर्टिकल 86 लिखा हुआ है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये आर्टिकल 86 में नहीं है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 87 में है, ठीक है, 87 में। तो तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। इनकरेक्ट का आपको चयन करना था, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषदों में सीटों की संख्या के अनुसार आपको घटते हुए क्रम में राज्यों को लगाना है। तो विधान परिषद में आंध्र प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो ये आपके हैं 58। महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश की हैं, महाराष्ट्र में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी सीट्स हैं 78 और कर्नाटक में है टोटल 75। तो इस हिसाब से घटते हुए क्रम में आप बी ऑप्शन पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो स्टेट्स हैं उनके, ये जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर आपको आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, मतलब आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, कालानुक्रमिक व्यवस्था में क्रम में लगाना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। तो इस हिसाब से आप देखिए कि सबसे पहले कौन सा एस्टेब्लिश हुआ, तो आप कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक, सेकंड नंबर पे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, और थर्ड नंबर पे आपका विश्व व्यापार संगठन या फिर WTO। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल 8 सदस्य हैं और वो कौन कौन है? तो एक आपका हो जाएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, UAE, अरगय और बांग्लादेश। तो इस हिसाब से देखिए कि टोटल 8 मेंबर हैं ये, और सूरीनेम इस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है, सॉरी सांघाई चाइना में है, सांघाई चाइना में है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 127, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, मतलब इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। तो कनाडा आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, और उसके बाद दिख रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128, A first of its kind dedicated फिशर्स incubator has been inaugurated in, मतलब पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर कहां पर उद्घाटन इसका किया गया है? तो आप कह सकते हैं कि गुरुग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है, हरियाणा गुरुग्राम में। और उसके बाद अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि किस क्रिकेट CEO, मतलब जो ये क्रिकेट CEO हैं जॉनी ग्रेव, ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज, कि ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। इनको हाल ही में ICC वुमेन्स क्रिकेट कमेटी का आप कह सकते हैं CEO अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये क्रिकेटर हैं आपके कहाँ के? वेस्ट इंडीज के। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो जॉनी ग्रेव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, यूनियन मिनिस्टर, तो आप कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी रिसेंटली में इंडिया का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम लॉन्च किया है, कहां पर? तंजावुर, तमिलनाडु में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, A total of how many athletes and how many coaches have been recently honored with award for their performance in the national and international competitions during the ceremony at Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi by the Union Ministry of Sports। तो आप कह सकते हैं कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह के दौरान कुल कितने एथलीटों और कोचों को सम्मानित किया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के लिए? तो आप कह सकते हैं टोटल 162 एथलीट्स थे, मतलब 162 एथलीट्स थे,
और 84 टोटल कोचेस थे। तो इस हिसाब से देखिए कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 131, Where has Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated 82nd All India Presiding Officers Conference? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आप कह सकते हैं शिमला में किया है। और हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस? तो ओम बिरला, जो कि आपके स्पीकर लोकसभा हैं, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज रिसेंटली अनाउंस द इंडक्शन ऑफ 3 क्रिकेट लीजेंड्स इनटू हॉल ऑफ फेम। मतलब हॉल ऑफ फेम में किसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा रखने की बात की जा रही है। तो एक आपके महिला जयवर्धन है, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। शॉन पुलॉक आपके दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनको भी रखा गया है। जेनेट ब्रिटेन, ये इंग्लैंड के थे, इनको भी रखा गया है। जो ये लिखा हुआ है स्टीव स्मिथ, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, लेकिन इन्हें शामिल नहीं किया गया है हॉल ऑफ फेम में। ये 3 खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, Who has recently launched the second edition of its Keep Your Mouth Closed campaign to raise awareness on fraud prevention? तो हाल ही में किसने धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है? तो ये आपका HDFC बैंक लिमिटेड है। ये HDFC के द्वारा शुरू किया गया। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने केसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है? तो आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश ने केसरे हिंद को राज्य तितली या फिर स्टेट बटरफ्लाई के रूप में आप कह सकते हैं कि इसको मंजूरी दे दी है। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर और जर्म प्लास कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो मतलब हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र और जर्म प्लाज्मा संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड में भी आप कह सकते हैं अल्मोड़ा के रानीखेत में। ठीक है, तो उत्तराखंड अल्मोड़ा रानीखेत में ये उद्घाटन किए गए हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, मतलब BCCI का जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, उन्होंने किसी नेशनल क्रिकेट अकेडमी का हेड अपॉइंट किया है? तो आप कह सकते हैं VVS लक्ष्मण को अपॉइंट किया गया है। तो और फिर अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि द टोटल कॉर्पस ऑफ RBI's पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज बीन रीच्ड, मतलब RBI के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का कुल कोष कहां तक पहुंच गया है? तो आप कह सकते हैं 614 करोड़ तक। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, वेयर हैज द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम रिसेंटली बीन ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में कहां पर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो आप कह सकते हैं सिचिल्स में। ठीक है, जो कि एक आइलैंड नेशन है। और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द प्रोग्राम पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली, मतलब हाल ही में किस देश को इस कार्यक्रम का भागीदार प्रशासन चुना गया है? तो आप कह सकते हैं इंडिया को। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137, द फेमस व्हाइट अनियन ऑफ अलीबाग इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब जो व्हाइट अनियन है यह आपका अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र बिलोंग करता है। तो हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138, एरिक ब्रिगेंजा को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, मतलब उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो ध्यान रखिएगा कमल नंदी को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने IAS आप कह सकते हैं कि ISSF जूनियर चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर्स राइफल आप कह सकते हैं थ्रो पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए इंडिया का 46th प्लेस था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट प्लेस था स्विट्जरलैंड का, सेकंड प्लेस पे था स्वीडन और थर्ड प्लेस पे था आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन गलत मैच है, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 142,
लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और छूट गया अपना, क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना हैज रिसेंटली स्वॉर्न इन 9 न्यू जजेस इंक्लूडिंग 3 वुमेन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसमें 3 वुमेन जजेस हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी उनमें से एक हैं, ये किस हाई कोर्ट से रिलेटेड है? तो ये आपके सिक्किम हाई कोर्ट से रिलेटेड थे, ठीक है। इनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 140 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 142, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंक्रीज्ड द एंट्री एज टू इन्वेस्ट इन द नेशनल पेंशन स्कीम फ्रॉम। मतलब हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश करने की पात्र आयु को कितने से कितना कर दिया है? तो 18 से 65 पहले था, अब 18 से 70 कर दिया गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी, आप कह सकते हैं रिलीज इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त के महीने में जो आप कह सकते हैं मौद्रिक नीति के अनुसार जो आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन दिए गए थे, उनमें से कौन सा गलत है? तो जो MSFR था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ये आपका 4.2% ही था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो बैंक रेट था, बैंक दर, ये आपका 4.25 था, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। CRR कैश रिजर्व रेशियो आपका ध्यान रखिएगा 4.25 नहीं था, 4% था। और जो SLR था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपका 18% ही था। तो बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, 4 wetlands have recently been included in the list of Ramsar site। हाल ही में 4 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कौन से 2 स्थल हरियाणा राज्य से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा के आपके सुल्तानपुर और बिंदवास, ठीक है। तो या विंडावास आप कह सकते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो थोल है और वधवान है, ये आपका गुजरात से संबंधित है। यही चारों ऐड किए गए हैं, थोल, वधवान, सुल्तानपुर और बिंडवास, ठीक है। तो जो आपका थोल और वधवान है, ये तो आपका गुजरात का है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हरियाणा से संबंधित है? तो सुल्तानपुर और बिंडावास ये आपका हरियाणा से संबंधित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, विश्व बैंक ने 4 देशों के साथ मिलकर के एक व्यवस्थित तरीके से साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा वो 4 देश कौन से हैं जिनके साथ वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता किया है या ये योजना चलाई है। तो वो आप कहें इस्टोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड। फिनलैंड उसका हिस्सा नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर द सेंटर अलाइनमेंट इन एनी फाइल। अगर सेंटर अलाइनमेंट आपको करना है तो कंट्रोल+E दबाना होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी कंट्रोल+C ये आपका कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल+C ये आपका सेलेक्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल+I जो होता है ये किसी भी फॉन्ट को इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द माउस कर्सर इन एनी कंप्यूटर। तो कंट्रोल पैनल का यूज किया जाता है, जो कर्सर होता है उसमें स्पीड को बढ़ाने घटाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर लिख ही गया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148, फुल फॉर्म आपको बताना है टीसीपी और आईपी का। तो आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका आईपी होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149, Which of the following operating system is used in the scientific research, railway station and satellite orientation? तो आप कह सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च, रेलवे स्टेशन और सैटेलाइट या ओरिएशन के लिए किन या उपग्रहों के संचालन के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, RTOS। तो आप देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, वोल्ट मीटर एंड बैरोमीटर आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनालॉग यंत्र। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।